हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और हम आज LIC AO का जो 17 फेब को एग्ज़ाम हुआ था उसका मेमोरी बेस्ड पेपर जो है उसको सॉल्व करेंगे। आप में से जितनों का भी पेपर 20th को है आप इस पेपर को ज़रूर देखिए। आपको इसी पैटर्न इसी फॉर्मेट के क्वेश्चंस आपको हो सकता है 20 तारीख को भी देखने को मिले। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आइए क्वेश्चंस पे चलते हैं। मैंने सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है बट उनके ऑप्शंस को नहीं इंक्लूड किया है बिकॉज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज कि आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना जानते हो। आपका एक बार पैटर्न बन गया, आपका जो फ्लो चार्ट है या आपके डायग्राम्स हैं वो आपके बन गए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो जो उनके ऑप्शंस हैं उनको आप कर ले जाओगे, वहां आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने कोशिश की है कि मैं सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर अप कर दूं। ऑप्शंस तो आई एम श्योर आप लोग एग्जाम में टिक कर ही लेंगे। सो आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 10 persons A, B, C, D, E, F, G, H, I, and J work in a company in three departments: HR, marketing, and sales. तीन डिपार्टमेंट पे ये 10 लोग काम करते हैं बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर. Different number of persons work in each department. A works with E but not in the sales department. तो हम यहाँ पे तीन डिपार्टमेंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। एक हमारा HR का डिपार्टमेंट हो गया, ये हमारा HR का डिपार्टमेंट हो गया, ये हमारा मार्केटिंग का डिपार्टमेंट हो गया और ये हमारा सेल्स का डिपार्टमेंट हो गया। तो यहाँ पर हम दो पॉसिबिलिटीज ले लेते हैं। अब दिया गया है ए एंड ई डज नॉट वर्क इन सेल्स, तो ए और ई जो है एक साथ काम करते हैं बट वो सेल्स डिपार्टमेंट में नहीं है। तो या तो ए और ई आपका यहाँ पर हो जाएगा या तो आपका ए और ई मार्केटिंग में आ जाएगा, सेल्स में नहीं आएगा। सी डजेंट वर्क विद ई, सी जो है वो ई के साथ काम नहीं करता, तो या तो वो मार्केटिंग में हो जाएगा या तो वो सेल्स में हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? तो सी आइदर विल बी ओवर हियर और सी कैन बी ओवर हियर। सिमिलरली या तो सी आपका यहाँ पर आ जाएगा या तो सी आपका यहाँ पर आएगा। बी वर्क्स विद नाइदर ई नॉर सी, बी जो है ना ही वो ई के साथ काम करता है ना ही सी के साथ। तो जब तक हमें सी की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता चल जाती तब तक हम बी को प्लेस नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम इस इंफॉर्मेशन को लिख लेते हैं। बी किसके साथ काम नहीं कर रहा? ना ही सी के साथ ना ही ई के साथ। एफ नाइदर वर्क्स इन मार्केटिंग नॉर एचआर, एफ ना ही मार्केटिंग में है ना ही एचआर में, यानी कि एफ कहाँ पर है? वो श्योर शॉट जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट में है। देन एच वर्क्स विद एफ बट नॉट विद बी, एफ जो है वो एच के साथ काम करता है बट बी के साथ नहीं। तो बी के साथ नहीं यानी कि बी यहां नहीं आ सकता, यानी कि बी को यहां पर ही आना पड़ेगा। देर इज ओनली वन प्लेस। सिमिलरली अगर बी यहां पे नहीं आ सकता तो यहां पर भी बी के लिए सिर्फ एक ही प्लेस है। दैट मीन्स सी को जो है वो यहां पर आना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें सी की जो पोजीशन है वो हमें श्योर शॉट पता चल गई कि सी कहाँ पर होगा और उसके अकॉर्डिंग बी कहाँ पर होगा। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? जी वर्क्स विद जे, तो जी और जे एक साथ काम करते हैं बट नॉट विथ एच एंड बी, बट ये दोनों किसके साथ काम नहीं करते? ना ही एच के साथ ना ही बी के साथ। तो एच यहाँ है बी यहाँ है, यानी कि जे और जी कहाँ आ जाएंगे? जे और जी यहाँ आ जाएंगे। तो अब जे जी बी के साथ भी नहीं है, जे जी एच के साथ भी नहीं है, यानी कि जी और जे आपका यहाँ पे आ जाएगा। डी डजेंट वर्क विद जे एंड आई, डी जो है वो किसके साथ नहीं काम करता? ना जे के साथ ना आई के साथ। तो ना ही डी आपका यहाँ पर आएगा, तो डी आपका यहाँ पे भी नहीं आ सकता। तो इसकी दो ही पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, या तो मार्केटिंग में या तो सेल्स में। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? ओनली इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट इवन नंबर ऑफ पर्संस वर्क, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में इवन होना चाहिए। तो इवन होना चाहिए, यहाँ पे चार है ये तो इवन है, यहाँ पर एक है यानी कि एक पर्सन को यहाँ आना पड़ेगा। अब जे ये वाली जो इंफॉर्मेशन थी हमारी यही एक पेंडिंग है, यानी कि हमें डी को यहीं प्लेस करना पड़ेगा तभी वो जे और आई के साथ नहीं आ सकता और ये हमारा इवन हो जाएगा, दो हो जाएंगे। अब ये ऑलरेडी थ्री है तो यहाँ पर हम आई को नहीं ऐड कर सकते क्योंकि फिर ये इवन हो जाएगा और हमें सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग के डिपार्टमेंट को इवन रखना है, यानी कि आई को यहाँ आना पड़ेगा। अब अगर हम इस वाली सिचुएशन में देखें तो डी को हमें यहाँ अगर रख रहे हैं तो आई को हमें यहाँ रखना पड़ेगा।
पर यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा कोई भी इक्वेशन जो है वो सेट नहीं बैठ रहा, क्योंकि ये भी 2 हो गए आपके, ये इवन हो गया, और डी और आई को हम एक साथ नहीं रख सकते, यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी गलत हो गई, ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी करेक्ट है। ये एचआर में आपके ए ई जे आई जे हो गया, जो कि आपका ऑड नंबर है। सेल्स में आपके 3 हो गए, जो कि आपका ऑड नंबर है, और मार्केटिंग में आपके 2 हो गए, और ये टोटल आपके यहाँ पर 5 है, ये 3 है, ये 2 है, यानी कि टोटल आपके 10 मेंबर्स हो गए। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, और अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है विद डिफरेंट नेम्स एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स के साथ, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर पाएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। If in the given word neuropathy, all letters which comes before Q in the alphabetical series are changed to an immediate succeeding letter, and all the letters which come after Q in the alphabetical series are changed to their immediately preceding letter. यानी कि Q से जो पहले वाले हैं हमें उनको सक्सीड करना है, और जितने भी लेटर Q के बाद आते हैं उनकी प्रीसीडिंग लेटर्स को यहाँ पर रिप्लेस करना है। Then all the repeated letters are eliminated and the remaining letters are arranged in alphabetical order from left to right. Then find the letter which is fourth from the right end in the word thus formed. Okay. तो यहाँ पर न्यूरोपैथी यानी सबसे पहले हमें पूरी अल्फाबेटिकल सीरीज याद होनी चाहिए, वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, हमारे माइंड में होनी चाहिए, वो हमें सबके नंबर्स पता होने चाहिए। बट हम एक बार प्रैक्टिस के पर्पस पे पूरी ये सीरीज को एक बार लिख लेते हैं। आई एम एस टी डब्ल्यू एक्स वाई जी। अब यहाँ पर क्यू हमारा मेन पर्सन है कि इसके पहले जितने भी हैं वो सक्सीड होंगे, इसके बाद वाले जो है वो प्रोसीड होंगे। तो यहाँ पे आता है न्यूरोपैथी, एन आपका कहाँ पे आता है, यहाँ, यानी कि इसके सक्सीड कर रहा है जो, यानी कि ओ। एन की प्लेस पे आ जाएगा ओ, ई की प्लेस पे आ जाएगा एफ, फिर आपका यू की प्लेस पे आ जाएगा टी, फिर आपका है आर, आर आपका यहाँ पर आ रहा है, यानी कि प्रोसीड हो जाएगा, दैट इज क्यू। उसके बाद आपका ओ है, ओ आपका यहाँ पर आ रहा है, यानी कि सक्सीड होगा, दैट इज पी। फिर आएगा ए, तो ये सक्सीड हो जाएगा बी। फिर टी है, टी आपका यहाँ पर है, ये सक्सीड हो प्रोसीड होकर एस आ जाएगा। एच है, एच को प्रोसीड सक्सीड करेगा आई, फिर है आपका वाई, वाई को सब प्रोसीड करेगा एक्स। तो यहाँ पर इस पूरी सीरीज में हमें ये हमारा एक नया फॉर्मेट बन जाएगा, ये हमारा नया फॉर्मेट बन जाएगा। अब हमें इस नए फॉर्मेट में इन सबको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्लेस करना है। यहाँ पर हमें नंबर्स के रिपीटेड नंबर्स को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पर रिपीट, ओके, अच्छा मैंने पी की प्लेस पे पी ही लिख दिया है, देयर इज समथिंग मिसिंग। एन की प्लेस पे आ जाएगा आपका ओ, फिर ई की प्लेस पे हो जाएगा एफ, यू की प्लेस पे आ जाएगा आपका टी, फिर आर की प्लेस पे हो जाएगा क्यू, ओ की प्लेस पे आ जाएगा पी। ओके, फिर पी की हमने पोजीशन को मिस कर दिया है, तो P की प्लेस पे आ जाएगा आपका Q, तो वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो ये वाला हमने P को मिस आउट कर दिया, तो O के बाद P आएगा, फिर P के सक्सीड में आ जाएगा Q। ये हमारा न्यूरोपैथी का नया फॉर्मेट आएगा। यहाँ पर रिपीटेड आपका Q आ रहा है दोनों प्लेसेस पे, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग आपके ये 3 इधर बचेंगे, एक ये और यहाँ पे 4। अब इन्हें हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्लेस करना है। तो इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका, पहले आएगा बी, फिर आएगा एफ, फिर आएगा आई, फिर आपका हो जाएगा ओ पी एस टी एंड एक्स। ये आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपका आ जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड विच लेटर इज फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड आपका यहाँ पर होता है फोर्थ, यानी कि 1 2 1 2 3 4, दैट इज पी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, आपको सिर्फ अल्फाबेटिकल सीरीज पता होनी चाहिए और ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर ले जाओगे। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप इसको बिल्कुल भी छोड़ के मत आइएगा, ये बहुत आसान था।
अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 persons are arranged according to their height in descending order. ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि सबसे बड़े से फिर छोटा। एट 6 पीपल यानी कि हम यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं। पहला पर्सन, दूसरा पर्सन, तीसरा पर्सन, चौथा पर्सन, पांचवा पर्सन एंड छठा पर्सन। 1 2 3 4 5 6। ओके, ये लास्ट वाला ये हम हटा, ये हमारा फॉर्मेट हो जाएगा। ये हमारे टोटल 6 लोग हैं जिसमें सबसे टॉलेस्ट जो है, सबसे बड़ा वो यहाँ है, डिसेंडिंग यानी कि बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है। एट मोस्ट 2 पर्सन्स शॉर्टर टू डी यानी कि डी से शॉर्टर कितने लोग हैं? 2, यानी कि ये आपका डी की पोजीशन आ गई। एट मोस्ट यहाँ पे हमें फिक्स्ड इंफॉर्मेशन दी हुई है। हु इज शॉर्टर टू द वन हुज हाइट इज 140 सेंटीमीटर्स। ओके, इस इंफॉर्मेशन का हम यूज बाद में करेंगे। Height of the person taller to B is an odd number. Okay, तो हाइट ऑफ द पर्सन टॉलर टू बी यानी कि बी के जस्ट पहले यानी बी से जो जस्ट टॉलर पर्सन है इज एन ऑड नंबर। यहां पर एक ऑड नंबर आएगा। डी इज टॉलर टू ए, डी क्या है? टॉलर है किससे? ए से, तो ए यहां पर आ जाएगा। बट शॉर्टर टू सी, तो सी जो है वो इधर आ जाएगा, सी से कम है। बी इज शॉर्टर टू सी, बी जो है वो सी से शॉर्टर है यानी कि सी जो है वो बी से बड़ा है, तो सी यहां पर नहीं आएगा बल्कि सी यहां पर आ जाएगा और बी जो है वो यहां आ जाएगा, क्योंकि डी जो है वो सी से शॉर्ट है बट बी जो है वो भी सी से शॉर्ट है, तो बी जो है वो बीच में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? बी शॉर्टर टू सी। हु इज नॉट टॉलर अमंग्स द ऑल, यानी कि हमने अभी तक जितना बनाया वो करेक्ट है, यानी कि सी टॉलेस्ट नहीं है, यानी कि उसके पहले भी कोई आना चाहिए। The one who is just shorter to D, the one who is just shorter to D, that is A, is 15 centimeter shorter to B, यानी कि B से 15 meters वो shorter है A. E is shorter to both F and A, E जो है वो shorter है F से भी और A से भी, तो A यहाँ पर है यानी कि E छोटा है यानी कि E यहाँ जाएगा। F से भी छोटा है तो F के लिए A की पोजीशन बची, वो ये है। अब यहाँ पर हमारे पास हाइट के बारे में दिया हुआ था। एट मोस्ट 2 पर्सन शॉर्टर टू डी हु, यानी कि डी के रिलेटेड में डी हु इज शॉर्टर टू द वन हुज हाइट इज 140। डी किससे छोटा है? जिसकी हाइट 140 सेंटीमीटर्स है। एंड अब ये लास्ट वाली लाइन क्या थी? द वन हु इज जस्ट शॉर्टर टू डी, यानी जस्ट शॉर्टर टू डी दैट इज ए, इज 15 सेंटीमीटर शॉर्टर टू बी, यानी कि बी आपका 140 है, तो इसमें से 15 को माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 125। तो ये आपका पूरा जो क्वेश्चन है वो आपका सॉल्व हो गया कि सबसे टॉलेस्ट कौन है? एफ हो जाएगा, सबसे शॉर्टेस्ट कौन है? वो ई हो जाएगा। और हमें हाइट के रिलेटेड सिर्फ 2 की ही हाइट दी हुई है, बाकी किसी की नहीं दी। सी का हमें मालूम है ये ऑड होगी, बट हमें इसके अलावा कोई भी अदर इंफॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पर हमारी क्वेश्चन से हम बस इतना ही जो है डिडक्शन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी काफ़ी इजी थे, तो मुझे यहाँ पे इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं लगी कि अगर इस तरह का क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप बहुत आसानी से इसको कर पाएंगे। सब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 persons, that is P, Q, R, S, T, U, V and W sit around a square table but not necessarily in the same order. तो हमारे पास स्क्वायर का क्वेश्चन है। ये आपकी एक स्क्वायर टेबल हो गई। हम दो पॉसिबिलिटीज लेके चलते हैं। Four persons sit at each corner, face outside, while the four sit in the each of the middle side face the inside, यानी कि जो कॉर्नर्स में बैठे हैं वो बाहर की तरफ देख रहे हैं और जो सेंटर में देख रहे हैं वो बीच में बैठे हुए हैं। ये हमारा डायग्राम हो गया कि ये स्क्वायर में यहाँ पर है। अब क्वेश्चन देखते हैं। R sits third to the right of T। हम यहाँ पे दो असम्पशंस ले लेते हैं कि अगर T हमारा जो है वो सेंटर में देख रहा है, T के राइट में यानी कि इस तरफ थर्ड पोजीशन पे T सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ R।
यानी कि टी और आर के बीच में 2 लोग हैं, तो 1 2, तो आर की पोजीशन ये हो जाएगी। अगर टी आपका कॉर्नर में बैठा हुआ है तो आर उसके राइट साइड पे इधर आ जाएगा, 2 पर्सन्स को छोड़ करके आर आपका यहाँ पर आ जाएगा। Then it says the one person sits between R and U who does not sit near T. R और U के बीच में एक पर्सन है बट वो T के पास नहीं बैठा है, तो R और U के बीच में एक पर्सन था तो T के साथ यहाँ नहीं बैठ सकता, यानी कि एक पर्सन यहाँ पर है तो U यहाँ बैठेगा। सिमिलरली U यहाँ पर बैठेगा। फिर है बोथ S एंड V फेस ईच अदर। S और V एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं यानी कि दोनों अंदर की तरफ देख रहे हैं। और यहाँ पर ऊपर नीचे नहीं कर सकते क्योंकि टी यहाँ पर है, तो इनके लिए यही एक पोजीशन बची कि आइदर एस और वी यहाँ पर होंगे या फिर एस और वी यहाँ पर होंगे। अब इस वाली कंडीशन में अगर देखें तो यहाँ और यहाँ पर नहीं बैठा सकते, आर है, और यहाँ पे भी नहीं बैठा सकते क्योंकि यू है, और इसके अलावा कोई अदर पोजीशन नहीं है, यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी गलत हो गई। अब इस क्वेश्चन में क्या है, V सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q। V जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है Q के, तो अगर हम Q को यहाँ बैठाते हैं, Q बाहर की तरफ देख रहा है तो उसका इमीडिएट लेफ्ट किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, वो T है तो वो नहीं आ सकता, यानी कि Q को सिर्फ एक ही प्लेस है, वो यहाँ पर बैठेगा। तो अगर Q यहाँ पे बैठ रहा है तो हमारी S और V की जो पोजीशन है वो भी श्योर हो गई कि V जो है वो Q के लेफ्ट में बैठा हुआ है, यानी कि S आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिर है P एंड S आर नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, तो P और S नेबर नहीं है तो P की पोजीशन ये हो जाएगी, और एक पर्सन हमारा कौन बच रहा है, P Q R S T U V W, W हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट फॉर्मेट बन जाएगा कि स्क्वायर टेबल में कौन किधर बैठा हुआ है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था और इसके क्वेश्चंस भी काफ़ी सिंपल थे, इसलिए मैंने इसके भी ऑप्शंस यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए हैं। आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। If we form a four-letter meaningful word by using the first, third, and fifth and eighth letter from left end of the word programming, then which of the following will be the second left letter of the meaningful word thus formed? Okay, सबसे पहले हमें फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड एट्थ लेटर निकालना है प्रोग्रामिंग में से लेफ्ट एंड से, यानी इस एंड से। फर्स्ट हो जाएगा आपका P, फिर थर्ड हो जाएगा आपका O, फिफ्थ यानी कि 3 4 5 यानी कि ये हो जाएगा R, फिर है 8 5 6 7 8 दैट इज M। ये वर्ड हमारा फॉर्म हो रहा है। देन विच ऑफ हमें इसका एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका मीनिंगफुल वर्ड क्या होता है, रॉम्प। रॉम्प यानी कि ये आपका एक तरह का वर्ड होता है जिसका मतलब होता है टू प्ले इन अ वेरी हैप्पी वे, रॉम्प। तो हमारा ये मीनिंगफुल वर्ड बनता है। तो अगर इफ मोर देन वन वर्ड इज फॉर्म देन मार्क जी योर आंसर, इफ नो तो हमारा ये वर्ड एक बन रहा है। तो हमें क्या फाइंड करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेकेंड लेफ्ट लेटर ऑफ द मीनिंगफुल वर्ड दस फॉर्म। सेकेंड लेफ्ट लेटर यानी कि लेफ्ट से सेकेंड कौन सा है, ओ है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। आर इज द सन इन लॉ ऑफ क्यू। आर जो है वो क्या है, सन इन लॉ है, यानी कि इसकी कोई ना कोई वाइफ होगी और इसकी पेरेंट में क्यू है, यानी कि वो उसके सन इन लॉ हो जाएंगे। क्या उसके बाद क्या दिया हुआ है, एस इज द आर इज द सन इन लॉ ऑफ क्यू हु हैज ओनली टू चिल्ड्रन, यानी कि क्यू के दो बच्चे हैं, यानी कि इसका एक सिबलिंग भी होगा, लड़का है लड़की हमें अभी नहीं पता है, आगे देखेंगे। एस इज द मेटर्नल अंकल ऑफ यू। एस जो है वो मेटर्नल अंकल है यू का। हु इज द ओनली सन ऑफ आर, यानी कि आर का, यानी कि इन दोनों का ओनली सन जो है वो आपका यू है, सन है, यानी कि ये आपका लड़का हो जाएगा। एस इज द मेटर्नल अंकल, यानी मेटर्नल अंकल यानी कि इनका भाई हो जाएगा ये। एस इज द मेटर्नल अंकल, तो ये एस हो जाएगा। फिर है वी इज द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ पी। वी जो है वो ग्रैंड चाइल्ड है पी का। हु इज द मदर ऑफ एस।
पी कौन है? पी इज द मदर ऑफ एस, यानी कि पी जो है वो मदर है, तो क्यू जो है वो हस्बैंड हो जाएगा। तो ये हस्बैंड वाइफ की जोड़ी हो गई, ये उनका बच्चा है। और वी इज द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ पी, यानी कि हमें पी का ग्रैंड चाइल्ड, यानी कि यहाँ पर वी आना चाहिए। टी इज द पेरेंट ऑफ वी, एस हैज नो चाइल्ड, तो एस के कोई बच्चे नहीं है, यानी कि टी इज द पेरेंट, यानी कि टी यहाँ पर आ जाएगा। और ये इसका सिबलिंग हो जाएगी वी, बट हमें मालूम है कि आर का ओनली सन है आर। यू इज द ओनली सन, यानी कि अगर यू ओनली सन है तो ये डॉटर हो जाएगी, तो टी और आर इसके पेरेंट्स हो जाएंगे। और वी पी का ग्रैंड चाइल्ड हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हाउ इज पी रिलेटेड टू टी? पी और टी का क्या रिलेशन है? टी क्या है? पी की डॉटर। पी रिलेटेड टू टी, ओके। हाउ इज पी रिलेटेड टू टी? पी क्या लगती है? पी इज द मदर ऑफ टी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका, इफ के इज द सन इन लॉ ऑफ टी, के इज द सन इन लॉ ऑफ टी, यानी कि जो वी का हस्बैंड होगा वो सन इन लॉ कहलाएगा। देन हाउ इज के रिलेटेड टू यू? के और यू का रिलेशन, यानी कि के क्या लगेगा? ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ लगेगा। सो आई होप आपको ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये काफी सिंपल और इजी क्वेश्चन था। तो अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे प्रीवियस सेशंस को भी एक बार देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस कराए हैं। बट ये काफी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, इसमें कोई भी ज्यादा टिपिकल चीजें नहीं थी। तब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A certain number of persons sit in a row and all of them face the north direction. अब हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि कुछ certain number of people है जो बैठे हुए हैं एक रो में, बट कितने लोग हैं हमें वो नहीं पता, और सबके सब क्या फेस कर रहे हैं? नॉर्थ का डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। टू पर्सन सिट बिटवीन पी एंड क्यू, तो पी और क्यू के बीच में दो लोग बैठे हुए हैं। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है और एक पॉसिबिलिटी आपकी ये हो सकती है। फिर है यू सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, आप सबके सब नॉर्थ डायरेक्शन में ही देख रहे हैं, तो यू सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के लेफ्ट में यू बैठा हुआ है, और क्यू और यू के बीच में कितने लोग हो जाएंगे? चार लोग, तो 1 2 3 4, तो यू जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखा जाए तो 1 2 3 4, यू आपका यहाँ पे आ जाएगा, इनके बीच में चार लोग हो जाएंगे। द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन यू एंड क्यू इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड एम। एंड एम से रिलेटेड एक और इंफॉर्मेशन है जस्ट इसके साथ, एम सिट्स राइट ऑफ पी, यानी कि पी के इधर होना चाहिए। तो क्यू हमें क्या कहा गया है? यू और क्यू के बीच में कितने लोग हैं? 1 2 3 4, चार लोग बैठे हुए हैं। सो the number of persons sit between u and q is one more than the number of persons sit between q and m। तो अगर u और q के बीच में चार है तो q और m के बीच में कितने होंगे? तीन होंगे। तीन लोग होंगे q और m के बीच में, और m क्या है? p के राइट में, तो इधर तो तीन हो नहीं सकते, इधर ही होना पड़ेगा, तो 1 2 3, m आपका यहाँ पर आ जाएगा। सिमिलरली अब q p के इधर आना चाहिए, तो 1 2 3, तो m जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ये दो कंडीशंस हो गई। अब नेक्स्ट क्या है? R sits exactly between Q and M but not adjacent to P। R जो है वो Q और M के बीच में, Q और M के बीच में, यानी कि R आपका यहाँ आ जाएगा, वो P के adjacent नहीं है तो P यहाँ पे नहीं है। अब Q और M के बीच में यहाँ पर R को आना पड़ेगा, बट यहाँ पर R नहीं आ सकता क्योंकि वो P के adjacent नहीं है, और यहाँ पर P आ जा रहा है, यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई। अब हम इसी वाली पॉसिबिलिटी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट है टी सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ आर, आर के राइट साइड पे फोर्थ पे, यानी कि टी और आर के बीच में कितने लोग हैं? तीन, तो 1 2 3, तो टी आपका यहाँ पर आ जाएगा। द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन एम एंड टी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन इज सेम एज बिटवीन एन एंड टी, तो एम और टी के बीच में जितने लोग हैं दैट इज 1 पर्सन, उतने ही पर्सन सेम है एन और टी के बीच में।
यानी कि वो इधर ही आ सकता है, बिकॉज इधर तो सेम पोजिशन आ ही नहीं सकती। n इज द ओनली नेबर ऑफ k, ओनली नेबर ऑफ k यानी कि ये आपका डेड एंड हो गया, k के इधर और कोई नहीं बैठा हुआ है। द नंबर ऑफ पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ k, राइट ऑफ k यानी कि यहाँ पे कोई भी नहीं बैठा है, 0, इज 3 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ यू, यानी कि यहाँ पे अगर 0 है तो यहाँ पर 3 को आना पड़ेगा, तभी ये 3 कम है यानी कि 0। फिर है वन पर्सन सिट्स बिटवीन क्यू एंड एल, क्यू और एल के बीच में एक पर्सन है, तो यहाँ पे तो एल नहीं आ सकता क्योंकि आर आ जाता है, यही पोजीशन बचती है यानी कि एल आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आपकी टोटल फॉर्मेशन हो जाएगी। तो कितने टोटल लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, so there are total 18 persons in this entire row. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस भी दिए गए थे वो काफ़ी सिंपल थे, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पॉइंट के इज पॉइंट के इज 180 meters west of point H, which is 150 meters south of point F, यानी कि आपका जो पॉइंट F है समवेयर वो हम मान लेते हैं यहाँ पर है, इसके साउथ में 150 मीटर्स, साउथ में 150 मीटर्स आपका पॉइंट H है, उस H पॉइंट के वेस्ट में 180 मीटर के है, तो 180 मीटर ये आपका पॉइंट K हो गया। देन इट सेज पॉइंट E इज 100 meters नॉर्थ ऑफ पॉइंट K, 100 मीटर्स यानी कि ये 150 है, तो समवेयर आपका ये यहाँ पर आ जाएगा, ये 100 मीटर्स हो जाएगा। ये आपका कौन सा पॉइंट है, ये है आपका पॉइंट E, ये पॉइंट E हो जाएगा आपका। देन इट सेज पॉइंट E इज 220 मीटर्स ईस्ट ऑफ L, ईस्ट ऑफ L यानी कि इस डायरेक्शन में होगा, और ये है 220 मीटर्स, ये L हो जाएगा। देन इट सेज पॉइंट L इज 50 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट G, G के साउथ में 50 मीटर्स यानी कि ये इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग में आ जाएगा, क्योंकि 100 ये था 50 ये हो जाएगा, तो ये टोटल आपका 150 कहलाएगा, ये G पॉइंट हो जाएगा। पॉइंट C इज इन द 250 मीटर्स ईस्ट ऑफ पॉइंट G, ईस्ट इधर हो जाएगा, 250 यानी कि ये 220 है यहाँ तक, तो इससे थोड़ा सा और आगे जाएगा, ये आपका 250 मीटर्स हो जाएगा, ये आपका पॉइंट C है। देन इट सेज पॉइंट D इज 70 मीटर्स नॉर्थ ऑफ पॉइंट C, यानी कि C से नॉर्थ में 70, D आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट E टू C, हमें E से C तक जाना है, तो ये 220 मीटर्स है, ये 50 है, ये 250 है, तो 250 प्लस 50 हो गया आपका 300, 300 प्लस 200 हो गया आपका 500 और 520, दैट इज ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर, 520 मीटर्स। नेक्स्ट है इन व्हाट डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट G विद रिस्पेक्ट टू F, हमें पॉइंट G बताना है किसके रिस्पेक्ट में, F के रिस्पेक्ट में, F के रिस्पेक्ट में वो किधर है, वेस्ट में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको ये डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफी सिंपल क्वेश्चन था, LIC का जो पेपर ये आया था रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सिंपल और इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे। तब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 boxes from P to X are arranged one above another but not necessarily in the same order, यानी कि हमारे पास एक बॉक्सेस की पूरी रो है 1 से लेके 9 तक, जिसमें सारे बॉक्सेस लगे हुए हैं बट P से X तक, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। 3 boxes आर प्लेस्ड बिटवीन S एंड T, तो S और T के बीच में 3 बॉक्सेस है, तो यहाँ पे हम दो पॉसिबिलिटीज ले लेते हैं कि एक T यहाँ पर है और उसके बीच में 3 बॉक्सेस है, तो 1 2 3, तो S जो है वो यहाँ पर आ जाएगा ये, और इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि S यहाँ पर हो जाएगा और इसके बीच में 1 2 3 और यहाँ पर आपका T आ जाएगा, ये दो पॉसिबिलिटीज हो गई। 2 boxes are placed between box T and X, T और
x के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। तो अब यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अम, या तो x आपका यहाँ पर आ जाएगा, या तो x आपका 2 बॉक्सेस बीच में है। तो सॉरी, ये यहाँ पर नहीं, एक स्टेप और नीचे आएगा। तो अगर 2 बॉक्सेस उनके बीच में है तो 1 2, यानी कि x विल आइदर बी हियर या तो फिर x विल बी आइदर हियर। तो अभी हमारे पास कितने बॉक्सेस हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस हो रहे हैं। तो हम दोनों पॉसिबिलिटीज को ले सकते हैं। यहाँ पर भी अगर देखें तो 2 बॉक्सेस को छोड़ करके x यहाँ भी आ सकता है, और 2 बॉक्सेस को छोड़ करके x आपका यहाँ पे भी आ सकता है। ये 2 पॉसिबिलिटीज है। बॉक्स W is placed 2 boxes below बॉक्सेस S के नीचे ही होना चाहिए 2 बॉक्सेस उनके बॉक्स W इज प्लेस 2 बॉक्सेस बिलो, यानी कि S और W के बीच में कितना बॉक्स है? एक बॉक्स है, यानी कि W की एक ही पोजीशन हो सकती है, वो है यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पर भी एक ही पोजीशन हो सकती है यहाँ पर। अब x की पोजीशन जो है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। अब अगर हम इस वाले x को देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई, यानी कि हम इस x को नहीं ले सकते, हमें x को यही पोजीशन देनी पड़ेगी। तो हम t के ऊपर की पॉसिबिलिटी को यहाँ पे हटा देते हैं। बट इस वाली कंडीशन में हम अभी भी दोनों कंडीशंस को लेके चल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? The number of boxes are placed between box T and W, one more than the number of boxes placed between X and P. T और W के बीच में जितने बॉक्स है, कितने बॉक्स है? 1 2 3 4 5, there are 5 boxes. The number of boxes placed between T and W, that is 5, is one more than the number of boxes placed between X and P, यानी कि इनके बीच में 4 होने चाहिए, X और P के बीच में। तो अब 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्सेस ऑलरेडी हैं, तो x के साथ हमें 4 बॉक्सेस चाहिए, 1 2 3 4। तो p जो है वो यहाँ आ जाएगा। तो कितने बॉक्सेस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे 9 बॉक्सेस कंप्लीट हो गए। और अगर हम इस वाली सिचुएशन में देखें तो यहाँ हमारी 2 पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं। T और W के बीच में यहाँ पे कितने? एक बॉक्स है, तो X और P के बीच में भी या तो एक बॉक्स होगा, वो यहाँ पर आ जाएगा, X यहाँ पर होगा। तो ये कंडीशन जो है वो आपकी यही वाली हो सकती है कि T और W के बीच में यहाँ पर एक पर्सन है, और X और P के बीच में भी यहाँ पर एक पर्सन है। अब नेक्स्ट देखते हैं। बॉक्स Q इज प्लेस्ड जस्ट अबव बॉक्स V। Q जो है वो कहाँ प्लेस्ड है? जस्ट अबव V, यानी कि ये दोनों कंसेक्यूटिव आएंगे। तो इस वाली कंडीशन में देखें तो कंसेक्यूटिव एक ही प्लेस बचती है, दैट इज दिस। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो कंसेक्यूटिव कोई भी प्लेस नहीं बच रही, यानी कि ये वाली हमारी पॉसिबिलिटी जो है वो गलत हो जाती है। अब नेक्स्ट क्या कहा गया है? मोर देन 4 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन R एंड बॉक्स U, बॉक्स R एंड बॉक्स U। तो हमारे पास 2 ही प्लेसेस बाकी हैं, और बॉक्स R डज नॉट प्लेस एडजेसेंट टू W, यानी कि R यहाँ नहीं हो सकता, यानी कि R यहाँ हो जाएगा। तो आपका U जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ये वाली जो इक्वेशन आपकी बनी 9 बॉक्सेस की, ये आपकी करेक्ट हो जाती है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन ये भी था, सारी इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट आपको गिवन थी, कोई भी हिडन क्लूज नहीं थे, बहुत सिंपल तरीके से जैसे जैसे आप सेंटेंसेस पढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे आपका फॉर्मेट जो है वो बनता जा रहा था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। सो 20th को जितने भी स्टूडेंट्स का पेपर है उनको मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।